नमस्कार साथियों, मैं सिद्धार्थ मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था वर्णमाला का दूसरा चैप्टर, ठीक है, तो उसके आगे आज हम लोग बढ़ेंगे। और वर्णमाला में थोड़ा सा जो बचा हुआ है वह है हमारा संयुक्त स्वर और संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन हालांकि हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर और पढ़ेंगे संयुक्त स्वर, ठीक है। संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनते हैं, ठीक। यानी वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों के मेल से बनाए जाते हैं। इनमें आते कौन कौन से हैं? तो हमारे जो संयुक्त स्वर होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक सजातीय स्वर, सजातीय स्वर, और दूसरा विजातीय स्वर। सजातीय मतलब समान जाति वाले, समान जाति वाले मतलब एक ही तरह के स्वरों से मिलकर जो संयुक्त स्वर बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं सजातीय स्वर, ठीक। और विजातीय स्वर तो वे स्वर जो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग स्वरों से मिलकर बने होते हैं वो कहलाते हैं विजातीय स्वर। सजातीय स्वर, सजातीय स्वर वे स्वर जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक। वे स्वर जो एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इनमें आएंगे कौन कौन से? तो इनमें आएंगे हमारे जैसे आपका दीर्घ ई। तो दीर्घ ई किससे मिलकर बनी होती है? तो ह्रस्व ई से, यानी ह्रस्व ई प्लस ह्रस्व ई बराबर दीर्घ ई। ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ बराबर दीर्घ आ। ह्रस्व उ प्लस ह्रस्व उ बराबर दीर्घ उ। यानी एक ही प्रकार के स्वरों से मिलकर जो नया स्वर बन जाता है वो क्या कहलाता है हमारा? वो कहलाता है सजातीय स्वर, ठीक है। सजातीय स्वर आपके कौन कौन से हैं? दीर्घ ई, दीर्घ आ और दीर्घ उ। इसी तरह अगर विजातीय स्वरों की बात की जाए तो वे स्वर जो भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसमें कौन से आएंगे? तो इसमें आएंगे हमारा ए किससे मिलके बना है? तो ए बना हुआ है आ प्लस ह्रस्व ई, ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई। इसके बाद ए बना हुआ है ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई, ठीक। इसके बाद ओ बना हुआ है हमारा यानी ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ। और औ बना हुआ है ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ, ठीक। ए बना हुआ है ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व ई। ए बना हुआ है ह्रस्व आ प्लस दीर्घ ई। ओ बना हुआ है
आ प्लस यानी ह्रस्व आ प्लस ह्रस्व उ, और अ बना हुआ है ह्रस्व आ प्लस दीर्घ उ। अब अगर इनके उच्चारण स्थान की बात की जाए, अभी तक हम लोगों ने इन स्वरों का उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा हुआ है। अब पीछे जो पिछले चैप्टर में जो वर्णमाला स्वरों उच्चारण स्थान के आधार पर बांटी थी, उसमें ये स्वर हमारे नहीं थे। तो ये क्यों नहीं थे? क्योंकि ये एक जगह से नहीं बोले जाएंगे, क्योंकि ये दो स्वरों से मिलके बने होते हैं। कितने स्वरों से? दो स्वरों से मिलके बने होते हैं, अतः इनके उच्चारण स्थान भी दो हो जाते हैं। लेकिन सजाती स्वर, जो सजाती स्वर हैं वो एक ही तरह के स्वरों से मिलके बने हैं। जैसे ई है, ई प्लस ई, यानी ई एक ही तरह के दोनों ई है ना, ह्रस्व ई ही दोनों हैं, इनसे मिलके दीर्घ ई बना हुआ है। ठीक, तो ई का उच्चारण स्थान क्या क्या था? आपने क्या पढ़ा था? ईचू यसानाम, ईचू यसानाम तालु। तो ई कहाँ था आपका? तालु में। तो दीर्घ ई भी कहाँ आ जाएगा? तालु में। ऐसे ही ह्रस्व आ आप लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? अकु विसर्जनीयाम कंठ। दीर्घ आ भी कहाँ से हो जाएगा? कंठ से हो जाएगा। पा ह्रस्व उ और दीर्घ उ, इसको हम लोगों ने वहीं पढ़ लिया था। तो कहाँ से आएगा? ओष्ठ से, यानी ह्रस्व उ अगर ओष्ठ से है तो दीर्घ उ भी ओष्ठ से होगा। ठीक है, अंतर होता है यहाँ पर इनमें। अब ए देखिए, आ से मिलके बना हुआ है और ई से मिलके बना हुआ है। आ बना हुआ है ई से मिलके और ह्रस्व आ से मिलके। तो और ये जो ह्रस्व आ है, इसका उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनीयम कंठा, यानी आ, का, हा और विसर्ग ये सब कहाँ से होते हैं? कंठ से। तो पहला आ तो यहाँ पे कंठ से है, प्लस ई कहाँ से है? ई के लिए हम लोगों ने पढ़ा था ईचू यसा नाम तालु। ई, चा वर्ग, या और शरीफा वाला सा, ये सब कहाँ से होते हैं? ईचू यसा नाम तालु। तो ये तालु से होते हैं। ई कहाँ आ गया? तालु। ठीक, तो इनका जो उच्चारण स्थान होगा वो क्या होगा? कंठ तालु। ठीक है, कंठ तालु। इसी तरह अगर ए की बात की जाए तो आ कहाँ से होगा? कंठ से होगा, और दीर्घ ई, तो जहाँ से ह्रस्व ई वहीं से दीर्घ ई है ना। तो ई यानी कंठ से, तो ये भी कहाँ से हो जाएगा? कंठ तालु। ठीक, अब ओ की बात करें अगर, तो ओ में आ कहाँ से है? आ कंठ से है, और ऊ कहाँ से है? ऊ हमारा ओष्ठ से है, यानी कंठ प्लस ओष्ठ, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। ठीक, अब जहाँ से अगर अ की बात करें तो आ हमारा कहाँ से है? आ हमारा कंठ से है, और ऊ कहाँ से है? यानी दीर्घ ऊ कहाँ से है? तो दीर्घ ऊ होगा ओष्ठ से। ये क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ। ठीक, तो ए का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु। ए का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ तालु। ओ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठोष्ठ। अ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो कंठोष्ठ। ठीक है, तो ये था हमारा संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सजाती और विजातीय। ठीक है, सजाती स्वर और विजातीय स्वर। सजाती स्वर में हम लोगों ने कौन से स्वर पढ़े? दीर्घ ई, दीर्घ आ और दीर्घ उ। विजातीय स्वर में हम लोगों ने कौन से पढ़े? ए, ओ और औ। ठीक, अब बात कर लेते हैं संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान। संयुक्त व्यंजन तो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, लेकिन उनका उच्चारण स्थान नहीं पढ़ा हुआ था। तो संयुक्त व्यंजन, ठीक, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। कितने व्यंजन से? दो व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। इसमें हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? स, त्रा, ज्ञा और स्रा। छा किससे मिलके बना होता है? सा, तो का और स से। त्रा का है से मिलके बना होता है? ता और
रा से। ज्ञा काहे से मिलके बना होता है? जा और इया से। स्रा काहे से मिलके बना होता है? तो सा और रा से। ठीक, अब याद कीजिए जो आपका का है, का का उच्चारण स्थान कहाँ है? का का, तो का का कैसे निकालेंगे? क्या सूत्र था इसके लिए? अकुह विसर्जनीयम कंठा, यानी आ का वर्ग और हा और विसर्ग ये सब कहाँ से होते हैं? कंठ से। तो इसका पहला अक्षर जो है वो कहाँ से हुआ? कंठ से। और दूसरा अक्षर सा, इस सा के लिए क्या था? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम यानी ये था ना, ऋतु रसाणाम यानी री टा वर्ग रा और सा, या इसको खा भी कभी कभी बोल देते हैं। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सब कहाँ से थे? मूर्धा से। तो खा कहाँ से हो जाएगा? मूर्धा। यानी जो छा निकलेगा ये कहाँ से निकलेगा? कंठ मूर्धा से। ठीक, इसी तरह अगर ता की बात करें तो ता के लिए क्या था? ता के लिए कौन सा फार्मूला था? तुलसा नाम दंता, तुलसा नाम दंता। तो पहला ये जो ता है वो कहाँ हो जाएगा? दंत से। ये फार्मूला जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि फार्मूला कहाँ से आया, तो इसके लिए आप लोग पीछे जाइए, पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो देखिए, तब इस तीसरे वीडियो पे आइए। ठीक है, तब आपको हिंदी समझ में आएगी कि क्या कैसे कहाँ हो रहा है। पहला कहाँ है? ता जो है आपका दंत से, और रा, तो रा के लिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये कहाँ से हो जाएगा? मूर्धा से। तो जो त्रा है आपका वो कहाँ से होगा? दंत मूर्धा से। ठीक, इसी तरह अगर जा की बात करें तो जा कहाँ पे आता है? चा छा जा, तो किस वर्ग में आया? चा वर्ग में। और चा वर्ग के लिए आपका फार्मूला क्या है? क्या है? इचू यसा नाम तालु। तो चा, जहाँ से चा होगा वहीं से पांचों अक्षर निकलेंगे, चा छा जा झा इया। तो जा के लिए क्या है? तालु। और इया के लिए चा छा जा झा इया, इसके लिए भी तालु है। तो दोनों अगर तालु तालु हैं तो क्या हो जाएगा? दो बार तालु तालु तो लिखेंगे नहीं, तो इसके लिए तालु। सा यानी स्रा, तो स्रा किससे मिलके बना हुआ है? सा और रा से। ठीक, सा आपका कहाँ है? सा। इस सा के लिए कहाँ जाएंगे आप? किस फार्मूले पे जाएंगे? तो इचू यसा नाम तालु, ई चा वर्ग या और ये वाला सा, तो सब कहाँ से होते हैं? इचू यसा नाम तालु। ये भी कहाँ से होगा? तालु। और रा के लिए क्या है? तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, तो तालु और रा आपका मूर्धा, तो ये क्या हो जाएगा? तालु मूर्धा। ठीक, मूर्धा तालु, तालु मूर्धा, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, तो आगे पीछे हो सकते हैं। तो आपका जो छा है उसके लिए क्या है? कंठ मूर्धा। त्रा के लिए क्या है? दंत मूर्धा। और ज्ञा के लिए क्या है? तालु। और स्रा के लिए क्या है? तालु मूर्धा। ठीक, तो ये आपका स्वरों का संयुक्त व्यंजन का उच्चारण स्थान था। ठीक, अब हम लोग कुछ विशेष परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। विशेष परिभाषाओं का मतलब, जैसे एक होता है आगत स्वर। आगत स्वर हमारी मूल वर्णमाला में नहीं होता है, लेकिन इसका प्रयोग जो होता है वो हिंदी लिखने में होता है। ठीक, क्या होता है? आगत स्वर और आगत व्यंजन। ठीक, तो ये आगत स्वर और आगत व्यंजन क्या होते हैं? आगत का मतलब कहीं और से ले लिया जाए। ठीक है, तो ये जो स्वर या व्यंजन होते हैं वो किसी अन्य भाषा के होते हैं, उनका प्रयोग हम लोग हिंदी में कर लेते हैं। तो आगत स्वर का मतलब, आगत स्वर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आगत स्वर, आगत स्वर। आगत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जो मूलतः हिंदी के
न होकर किसी अन्य भाषा के होते हैं, किंतु इनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है। ठीक, ये मूलतः जो है वो हिंदी के नहीं होते हैं, लेकिन इनका प्रयोग जो है वो हिंदी में हो जाता है। जैसे आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा होगा डॉक्टर, है ना, डॉक्टर, तो डॉक्टर के ऊपर ये लगा होता है, तो ये कौन सा शब्द है? ये स्वर अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है, ये कौन सा स्वर है? नहीं पढ़ा है ना, तो यही जो स्वर है वो आपका आगत स्वर होता है, यानी दीर्घ आ के ऊपर ये अ, इसको आ नहीं बोलते हैं ना, ओ बोलते हैं। आ और ओ के बीच का अ, डॉक्टर, है ना, तो आ और ओ के बीच का होता है अ, ना कि आ या ओ, उनके बीच का अ। ठीक, तो ये जो है आपका अ है। ये लिया किस भाषा से गया है? तो अगर दूसरी भाषा का है तो कोई ना कोई भाषा होगी, तो ये आपका लिया गया है अंग्रेजी से। ठीक, तो आगत स्वर आपका एक है, वो है अ, और वो लिया कहाँ से गया है? तो वो लिया गया है आपका अंग्रेजी भाषा से। ठीक, अब अगर आगत व्यंजन की बात करें, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन क्या होते हैं? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो स्वर है स्वर की जगह पे व्यंजन रखना है, यानी वे व्यंजन जो मूलतः हिंदी के ना होकर किसी अन्य भाषा के होते हैं, किंतु उनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो आगत व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो एक आता है आपका ज, ये जा नहीं, जा के नीचे जो बिंदी रखी होती है, ठीक, जा। एक होता है जा, एक होता है जा, और दूसरा स्वर, तो दूसरा स्वर होता है आपका फा। एक फा होता है और एक फा, बोलने में इनका अंतर होता है, फा फा, जा जा। जैसे जहीर, जहीर लिखने में आप किस जा का प्रयोग करेंगे? तो इस जा का प्रयोग करेंगे, जहीर। ठीक, फखरुद्दीन, तो ये आपके कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आपके लिए गए हैं अरबी फारसी भाषा से, अरबी फारसी। ठीक, तो आगत स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनका जो हमारी मूल वर्णमाला में नहीं पाए जाते हैं, किंतु इनका प्रयोग जो है वो हिंदी में किया जाता है। आगत स्वर में आपका क्या है? अ, और आगत व्यंजन में क्या है? तो आगत व्यंजन में है आपका ज और फा। ठीक, अब एक स्वर होता है, स्वर नहीं होता है, व्यंजन होता है लुंठित, या लुंठित वर्ण ही कह लीजिए, लुंठित वर्ण। ये लुंठित वर्ण क्या होता है? तो लुंठित वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में जीभ मुख के बीचों बीच कंपित होती है, कंपित होती है यानी बहुत तेजी से लहराती है। ठीक है, इनमें लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ मुख के मध्य में कंपित होती है या तेजी से हिलती है। तो ऐसा कौन सा स्वर है? ऐसा एक स्वर होता है आपका रा। अब जब आप रा बोलेंगे, रा बोलिए आराम से, रा,
रा बोलने से जब आप शुरू करेंगे और उसके अंत तक जीभ पूरा वाइब्रेशन मोड पे रहेगी, है ना। तो ऐसा इन वर्णों को क्या बोलते हैं, लुंठित वर्ण बोलते हैं। ठीक, लुंठित वर्ण। तो इसमें क्या है आपका, रा है। ठीक, रा रा रा, पूरी जीभ आपकी एकदम वाइब्रेट होगी, कंपित होगी। ठीक, इसके बाद अगर बात करें तो पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक का मतलब क्या होता है, पार्श्व का मतलब होता है बगल। ठीक, पार्श्व का मतलब क्या होता है, बगल। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा पार्श्व क्या है, ये और ये। ठीक, तो पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण के समय, वे व्यंजन जिनके उच्चारण में वायु जीभ के पार्श्व, पार्श्व का मतलब बगल, पार्श्व से निकल जाती है, वो क्या कहलाते हैं, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन में क्या आता है, तो पार्श्विक व्यंजन में आपका आता है ला। अब आप आराम से ला बोल के देखिए, ला। तो जब ला बोलेंगे तो ला बोलने पे आपकी जीभ का दाएं तरफ और बाईं तरफ से थोड़ी सी हवा रिलीज होगी, हवा आएगी बाहर। ला, दोनों ओर से हवा निकलती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, प्रतीत, अब हवा है दिखाई तो देगी नहीं, प्रतीत ही होगी। तो जैसे ही ला बोलेंगे, ला, तो आपका दोनों तरफ से हवा निकलेगी। ठीक है, तो पार्श्विक के व्यंजन क्या होता है आपका, ला। ठीक, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, दो व्यंजन पढ़े, लुंठित वर्ण और पार्श्विक व्यंजन। लुंठित व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित वर्ण कह लीजिए, लुंठित व्यंजन कह लीजिए। व्यंजन क्या है, व्यंजन वर्ण का ही तो एक भाग है ना। तो लुंठित व्यंजन या लुंठित वर्ण, तो लुंठित वर्ण क्या होता है, कौन सा होता है, रा। और पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, तो पार्श्विक व्यंजन होता है ला। ठीक है, एक व्यंजन हम लोग पढ़ेंगे वर्त से व्यंजन। कौन सा व्यंजन, वर्त से व्यंजन, वर्त से व्यंजन। इसको पढ़ने में गलती मत कीजिएगा, वर्त से व्यंजन, वर्त से है ना, तो पहले क्या लिखा हुआ है, वा, और वा के बाद फिर इसको पढ़ेंगे रा, वर, फिर ता, सा, फिर या, वर्त से, वर्त से व्यंजन। ठीक है, वतर से या और कुछ इसको ना पढ़िएगा, वर्त से, वर त से या, वर्त से व्यंजन। ठीक है, तो वर्त से व्यंजन क्या होते हैं, तो वर्त से बोलते हैं दांत के मसूड़े के ऊपरी भाग को। किसको बोलते हैं, दांत के मसूड़े के ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, वर्त से बोलते हैं। ठीक है, तो वर्त से व्यंजन क्या होते हैं, वर्त से व्यंजन वे होते हैं जिनमें, जिनके उच्चारण में जीभ है जो हमारी, वो दांतों के मसूड़े को टच करती है, यानी छूती है। ठीक है, दांत के किनको छुएगी, मसूड़ों को छुएगी। ठीक है, तो वे कौन कौन से होते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में जीभ मसूड़ों के ऊपरी भाग को स्पर्श
करती है। ठीक, जीभ किसको स्पर्श करके करेगी? तो मसूड़ों के ऊपरी भाग को स्पर्श करेगी। तो इनमें कौन कौन से व्यंजन आते हैं? तो इनमें आपका व्यंजन आता है ना, लेकिन ना पूरा नहीं, ठीक है। ना आता है आपका हलंत के साथ। हलंत हम लोग पढ़ेंगे जब आगे पढ़ेंगे विराम चिन्ह में, तो वहाँ पे हलंत हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए जान लीजिए, अगर किसी वर्ण के नीचे हलंत लगा हुआ है, यानी किसी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा हुआ है, तो वो व्यंजन क्या हो जाएगा? वो व्यंजन आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ना, जा, सा, ला और रा। ठीक, ना, जा, ला, सा और रा। तो इनको ना, अगर इसको ना पढ़ेंगे तो फिर इसको क्या पढ़ेंगे? अब दोनों तो ना नहीं हो सकते हैं, ये भी ना हो जाए और ये भी ना हो जाए, है ना। तो अगर ना तो हमारा ये है, तो ये क्या है? ये है न, बस आ नहीं बोलना है। फिर ना किससे मिलके बना हुआ है? तो ना बना हुआ है इससे। तो इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? ना बोलते हैं। अब पढ़ना किसको है? इसको केवल पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, तो आ नहीं पढ़ना है। अब आ नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? न, केवल न, आ नहीं बोलना है। न, ये ज, ये स, ये ल, ये र, ल, स, ज और न, ठीक है। ना, जा, ला, सा, रा नहीं पढ़ेंगे इनको। न, र, स, ला नहीं, ल और फिर र, ठीक है। पूरा नहीं पढ़ेंगे इनको, आ छोड़ के पढ़ेंगे। आ इनके साथ नहीं पढ़ना है। अगर आ पढ़ेंगे तो फिर यहाँ हो जाएगा, पूर्ण व्यंजन हो जाएगा। और ये वाले व्यंजन क्या है? तो ये वाले व्यंजन हमारे अर्ध व्यंजन है। ठीक, यहाँ पे अब इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं वर्णमाला का क्रम। कभी कभी यही पूछ लेता है कि किस व्यंजन के बाद कौन सा व्यंजन आएगा, या किस स्वर के बाद कौन सा स्वर आएगा, ठीक है। तो वर्णमाला का क्रम, ठीक, वर्णमाला का क्रम। अब ये वर्णमाला का लास्ट टॉपिक या लास्ट लाइन समझ लीजिए, ठीक है। तो वर्णमाला का क्रम क्या होता है? तो सबसे पहले आता है हमारे सारे स्वर आएंगे। क्या आएंगे? स्वर। स्वर कहाँ से? आ, उसके बाद दीर्घ आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये हो गए हमारे स्वर। अब इन स्वरों के बाद जो आएगा वो क्या आएगा? अंग और आहा, यानी इनको क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह में ये कौन सा है? तो ये अनुस्वार है और ये विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। इसके बाद फिर क्या आएंगे? तो इसके बाद आएंगे हमारे व्यंजन। व्यंजन में सबसे पहले क्या आता है? तो का आएगा। का के बाद खा नहीं आता है, यही तो बात है। का के बाद खा नहीं आएगा। अब संयुक्त क्या? संयुक्त व्यंजन को याद कीजिए। उसमें से जो पहला आपका संयुक्त व्यंजन था वो था सा, सा, सा। उसको अब छा नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब उच्चारण धीरे धीरे हम लोग आपको उच्चारण सही करवाते चलेंगे। तो अभी तक क्या बोलते थे आप लोग? सा, छा बोलते थे ना। छा, छा होता है ये छा, ये बोल देते हैं इसको छा, लेकिन ये छा नहीं होता, ये होता है सा। किससे मिलके बना हुआ था? ये का और सा से मिलके बना हुआ था ना। का और सा से मिलके बना हुआ था। जब का सा से मिलके बना हुआ तो इसी का उच्चारण करेंगे ना, सा। आधा का और सा, 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 सा। बहुत लोगों को आपने सुरक्षा बोलते हुए सुना होगा, तो वही सही उच्चारण है, सुरक्षा, सा, ठीक है। तो इसके बाद क्या आएगा? तो इसके बाद आएगा आपका छा। क्यों आएगा? क्योंकि ये का और सा से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो का के बाद जो का से मिलके बना हुआ है यानी सा। इसके बाद फिर उसी तरह आप जैसे आप लोग वर्णमाला पढ़े हुए हैं पहले से, वही
रहेगा, जब जब संयुक्त व्यंजन आएगा तो उसको जोड़ते चलेंगे साथ में, ठीक है। बस यही अंतर है, बाकी कुछ अंतर नहीं है। का, सा, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, देखो एक छूट गया ना, जा के बाद क्या था, तो यहाँ जो आपका बना हुआ था वो जा और यहाँ से मिलके बना हुआ है ना, तो पहला वर्ण क्या था, जा, तो इसके बाद क्या आएगा, ज्ञा, फिर छा, फिर झा के बाद इया, ठीक। इसके बाद टा, ठा, डा। अब डा के बाद द्विगुण दो हमने लोगों ने पढ़ा था, डा के बाद डा, ठीक है, डा के बाद डा, फिर ढा, ढा के बाद ड़ा, फिर ड़ा, फिर उसके बाद ता, था, ता आएगा, ता के बाद क्या आएगा, ता और रा से मिलके बना हुआ था आपका त्रा, फिर दा, धा, उसके बाद ना, फिर पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, सा, और सा के बाद स्रा। फिर ये खटकोण वाला सा, फिर शरीफा वाला सा, फिर हाँ, ठीक। ये आपका वर्णमाला का क्रम है। अब इनको काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52। आपकी वर्णमाला में कितने स्वर हैं, सॉरी कितने वर्ण हैं, तो 52 वर्ण हैं। किस क्रम में हैं, तो इस क्रम में है, ठीक है। यहाँ से आपका वर्णमाला चैप्टर समाप्त होता है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में अगला नया चैप्टर लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।